स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM कंडक्टेड बाय आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सरफेस टेस्ट और कैपिलरिटी का केस देखा था, जिसमें हमने दो केसेस देखे थे, कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल का। ठीक है, वहाँ पे हमने ये जाना था कि अगर एडहेसिव फोर्स जो होगा वो कोहेसिव फोर्स से अगर ज़्यादा हुआ तो कैपिलरिटी राइज होगा, अगर कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा हुआ तो कैपिलरिटी फॉल होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? सबसे पहले विस्कोसिटी को समझने के लिए आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? तो अब आप कहोगे कि सर दो सब्जेक्ट मतलब दो सॉलिड्स को एक दूसरे के ऊपर अगर मूव कराने की कोशिश करते हैं या फिर स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज़ वो उसके रफनेस के कारण वो फोर्स डेवलप होता है और वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, तो वैसा ही केस होता है यहाँ पे फ्लूइड के केस में। ठीक है, अगर आप विस्कोसिटी की बात कर रहे हो तो फ्लूइड के केस में वो सेम वही चीज़ होता है। अगर एक लेयर दूसरे फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करने या स्लाइड करने की कोशिश करता है तो एक फोर्स होता है, जो एक शेयर फोर्स होता है जो कि उसको फ्लो करने में या मूव करने में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो विस्कोसिटी ऑफ द इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द flow of one layer over another layer or one layer over another adjacent layer। flow of और movement of मतलब कि viscosity is the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer to adjacent layer। मतलब कि अपने ठीक बगल adjacent layer के ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं, दैट इज मान लेते हैं जैसे दो प्लेट्स हैं। ठीक है, दो प्लेट्स हैं, तो अब क्या इनके बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये दोनों इसको हम एक फोर्स से खींचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा एक डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं ये प्लेट स्टेशनरी था तो ये स्टेशनरी है। अब देखते हैं कि एक लेयर जो होता है, मान लेते हैं ये रैंडमली यहाँ से हमने दो लेयर उठाया। ठीक है, इन दोनों के बीच से दो लेयर उठाया, दैट इज पहला लेयर जो था ये वाई डिस्टेंस पे था, ये वाई डिस्टेंस पे था। तो यहाँ ये इसके जस्ट सटा हुआ लेयर जो होगा वो उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब ये जीरो पे होगा। लेकिन उसके ऊपर जो लेयर होगा जस्ट इसके ऊपर जो मतलब इस प्लेट से सटा हुआ जो मॉलिक्यूल होगा वो रेस्ट में होगा, लेकिन उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ना कुछ ऐसे मूव करेगा, उसके ऊपर वाला कुछ ऐसे मूव करेगा, उसके ऊपर वाला कुछ ऐसे, उसके ऊपर वाला कुछ ऐसे, और इसी तरह एक दूसरे मतलब सारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मानते हैं कि यहाँ पे जो वाई पे जो लेयर था उसकी वेलोसिटी यू है। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि ऐसा बनता है। तो वाई पे जो वेलोसिटी है वो लेयर है उसकी वेलोसिटी यू है, और इसके जस्ट ऊपर मतलब एडजेसेंट लेयर है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डी वाई। डी वाई मतलब क्या होता है? डी जहाँ भी लेते हैं ये काफ़ी एलिमेंटल डिस्टेंस, मतलब ये बहुत छोटा। तो ये एक छोटा सा दोनों के बीच में डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, दैट इज़ डी वाई। और इस डी वाई इस मतलब इस लेयर के डी वाई ऊपर एक और लेयर है जिसकी वेलोसिटी क्या होगी कि इसकी वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो u प्लस डी यू मान लेते हैं। ठीक है, पहली की वेलोसिटी u थी, दूसरी की वेलोसिटी u प्लस डी यू थी। u प्लस डी यू, ये u है। ठीक है, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा दोनों के बीच में? तो ये होगा डी यू और ये डी वाई। तो अब अगर इस ट्रायंगल को हम थोड़ा बड़ा करके देखें, इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये ऐसा आएगा, डी यू और ये डी वाई ऐसे होगा। अगर मान लेते हैं इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा इजकल टू
डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो ये जो इसका हुआ मतलब इसका स्लोप जो हुआ वो डी यू बाई डी वाई हुआ, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हुआ डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या होता है कि यहाँ पे अब दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों लेयर के बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा और एक इन दोनों के बीच में इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण एक शेयर फोर्स डेवलप होता है जो कि इस वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक शेयर फोर्स होता है, तो मान लेते हैं वो शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स वो टाउ है, ठीक है, और वो टाउ किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इस ग्रेडियंट के, दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। तो ये हुआ टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ये शेयर फोर्स प्रोपोर्शनल होगा वो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो टाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखना चाहें तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, कहीं भी पूरे फिजिक्स में हमने देखा है कि अगर कहीं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना हो तो हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट लाते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये म्यू क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लाया था जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये म्यू हुआ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ, और इसको आगे हम इसी कांस्टेंट को, मतलब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था इसको हम लोग जानते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी से, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी हुआ, या फिर इसको और भी कुछ कहते हैं, ठीक है, डी कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर इसको डायरेक्टली हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये डी यू बाई क्या होता है, डी यू बाई डी वाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, दैट इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या फिर इसको और हम बोल सकते हैं रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर इसको एक चीज़ और बोलते हैं दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो म्यू इज इक्वल टू टाउ डी यू बाई डी वाई होता है। तो ये म्यू हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर डायरेक्टली इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। और अगर इस म्यू की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की बात करें तो लेट्स सी व्हाट विल द यूनिट ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, unit of coefficient of dynamic viscosity,
हमारा इक्वेशन क्या था, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई, ठीक है। इस टाउ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टाउ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जहाँ भी आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। और इस डी यू बाई डी वाई को जनरली हम वी बाई वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी डिनोट करता है तो वेलोसिटी को हम वी लिख सकते हैं, और वाई एक डिस्टेंस डिनोट करता है तो इस वाई को एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल या मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आगे लिखेंगे तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू वी, ठीक है। एफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू वी। अब फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, फिर ये वाई ज़्यादा डिस्टेंस है तो न्यूटन, मीटर, हाँ एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। हाँ ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये -1 पावर +1 हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड ये, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो क्या हुआ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। ये यूनिट जो होगी वो इसकी एसआई यूनिट होगी, ये यूनिट जो होगी इसकी एसआई यूनिट होगी। अगर इसका एमकेएस देखेंगे, एमकेएस यूनिट, ये दिस इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या डायरेक्टली मैं म्यू लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, ठीक है। अब अगर इसकी एमकेएस यूनिट की बात करें तो एमकेएस यूनिट में हम लोग न्यूटन जो होता है फोर्स को, यहाँ पे एसआई यूनिट में हम फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं, लेकिन एमकेएस यूनिट में क्या फोर्स को डिनोट करते हैं तो केजीएफ, आपको पता होगा केजीएफ से डिनोट करते हैं, तो ये होगा केजीएफ। तो यहाँ पे केजीएफ, और केजीएफ के बाद क्या होगा, दैट इज सेकेंड को हम उसमें भी सेकेंड से ही डिनोट करते हैं, लेकिन लिखते क्या है एसीसी, ठीक है। और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर ही रखते हैं, तो केजीएफ पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये एमकेएस यूनिट हो गया। अगर इसी का सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, डाइन से, फोर्स को डिनोट करते हैं हम डाइन से, तो डाइन सेकेंड को सेकेंड ही रहता है, और ये जो मीटर होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग ये डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइस भी बोलते हैं, 1 पॉइस, हाँ इसको हम लोग पॉइस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइस इंपॉर्टेंट है, पॉइस के टर्म में हमेशा आपको म्यू का वैल्यू दिया रहेगा। तो पॉइस और एसआई यूनिट के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, एक रिलेशन होता है, दैट इज क्या होता है वो रिलेशन हम देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि 1 डाइन सेकेंड पर सीएम स्क्वायर इक्वल टू होता था 1 पॉइस, ठीक है। तो 1 डाइन पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 1 डाइन को, 1 डाइन इज इक्वल टू होता है हमारा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 cm इंटू ग्राम 1 cm इंटू होता है सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे होता है, तो फोर्स इजिकल टू, आप जानते हो एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है, एम ए। तो एम ए के केस में ऐसा यूनिट में हम क्या कर देते हैं, एम को केजी लिख देते और ए को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एफ इजिकल टू एम ए जो हमारा आता था, तो यहाँ केजी और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ पे ग्राम पर, और इसको लेंथ का जो यूनिट था वो सीएम था, और सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड का सेकेंड ही था। तो यहाँ पे फोर्स को जो लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम डाइन को लिखें 1 इंटू
इसको डाइन को हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपको 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम को 10 टू द पावर -3 kg लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 kg। सॉरी ये सेकेंड स्क्वायर नहीं था, ये सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो 10 टू द पावर -3 kg डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इज इक्वल टू होगा ये 10 टू द पावर -1 kg सेकेंड मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -1 kg सेकेंड मीटर हो गया। या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर काटेंगे नहीं तो ग्राम सेंटीमीटर को ऐसे ही रह देते तो kg मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पे, मतलब काटना नहीं है। ये होगा, ग्राम को हमने 10 टू द पावर -3 kg लिखा इंटू cm को 10 टू द पावर -2 मीटर लिखा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय ये cm स्क्वायर को 10 टू द पावर -4 इंटू मीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर कटेगा तो ये 10 टू द पावर -2 बचेगा यहाँ पे, और ये इससे काटोगे तो 10 टू द पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर -1 यानी 1/10 आ गया, 10 टू द पावर -1, और बाकी kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 को 1/10 न्यूटन सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइज आ रहा था, 1 पॉइज आ रहा था। मतलब कि 1 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पॉइज। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो ये आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखोगे। तो यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट भी खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है ये देखेंगे। एक टर्म आता है पूरे फ्लूइड में, बराबर वो टर्म आता रहेगा, दैट इज म्यू बाई रो, म्यू बाई रो। ये टर्म जो होता है सॉरी, हाँ, ये टर्म जो म्यू बाई रो होता है वो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंटली अपीयर होते रहता है, ठीक है। तो इस म्यू बाई रो को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, इस म्यू बाई रो को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और म्यू बाई रो को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द फ्लूइड ऑफ दैट to the density of the fluid. Dynamic viscosity of the fluid to the density of fluid is called as kinematic viscosity. अगर इसके बाद अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे
तो यूनिट ऑफ न्यू, ठीक है। तो न्यू की यूनिट की बात करोगे तो इट विल कम, म्यू बाय रो है, म्यू बाय रो है, तो म्यू की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रो की जो यूनिट होगी वो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा मीटर और डिवाइडेड बाय केजी। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी। ये केजी से केजी डिवाइड हो जाएगा, ये सेकेंड से सेकेंड डिवाइड हो जाएगा, ये मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे बच जाएगा सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। एमकेएस में भी वही होगा, ठीक है, एमकेएस में भी यही यूनिट होगा। तो ये एसआई यूनिट भी है और ये एमकेएस भी है, ठीक ना, क्योंकि एमकेएस एसआई यूनिट में भी मास को हम केजी से डिनोट करते हैं, एमकेएस में भी मास को केजी से डिनोट करते हैं और सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं, सेकेंड को एस से डिनोट, और यहाँ मास और सेकेंड ही है तो दोनों केस में यूनिट सेम ही होगा। अगर यहाँ पे लेंथ आता तब डिफरेंट होता, क्योंकि लेंथ के लिए हम एमकेएस में अलग ये करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इस चीज़ को सीजीएस में हम लिखना चाहें, सीजीएस में, तो मीटर को हम बस सीएम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो और ये 10 टू द पावर 4 सीएम स्क्वायर सेकेंड होगा। सीजीएस में ये सीएम स्क्वायर सेकेंड होता है, सॉरी, और सीजीएस में सीएम स्क्वायर सेकेंड होता है, और इसको आप 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड को आप कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये 1 सीएम पर स्क्वायर सेकेंड इक्वल टू एक स्टॉक भी होता है, ठीक है, स्टॉक भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 स्टॉक, 10 टू द पावर 4 स्टॉक हो जाएगा। तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टॉक, या एक स्टॉक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा आपको न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आपको डायरेक्टली जहाँ भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी रहेगा बहुत जगह आपको या जैसे स्टोक के फॉर्म में ही दे रखा होता है। अब एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये दोनों का, डायनामिक का पॉइज होता है और काइनेमेटिक का स्टोक होता है। और बच्चे क्या करते हैं कि इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जब आपको पॉइज आ जाएगा अचानक से, और ये क्या था यार, डायनेमिक था काइनेमेटिक था, आप मतलब अचानक से आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपके पास वहाँ कोई बुक या कोई सोर्स नहीं है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हो कि डायनेमिक का यूनिट क्या था, पॉइज था कि काइनेमेटिक का यूनिट पॉइज था। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ आज, ठीक है। ये मंत्र आप याद रखोगे और हमेशा आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे क्या करते हैं आज, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग हर जगह क्या करते हैं, डीपी लगाते हैं, ठीक है। डीपी का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर, जो आप फोटो लगाते हो अपना, प्रोफाइल पिक्चर भी जिसको बोलते हैं। तो डीपी, ये कोई नहीं भूलेगा, आप में से कोई नहीं भूलेगा डीपी क्या होता है, ठीक है। तो बस आप डीपी याद रखना कि जब जहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाए हमको डीपी लगाना है वहाँ पे। डीपी मतलब डी फॉर डायनेमिक, पी फॉर पॉइज। Wherever dynamic viscosity comes, it will come poise। अब कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। डीपी सबको याद रहेगा, और डायनामिक विस्कोसिटी का रिलेशन किससे है, तो पॉइज से है। तो दूसरा जो होगा वो स्टोक किसका था, डेफिनेटली यार काइनेमेटिक विस्कोसिटी का था। तो अब आपको इसमें पॉइज और स्टोक में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज़ होता है, 10 टू द पावर
2 स्टोक इजकल टू 1 सेंटी स्टोक कहते हैं। जैसे सेंटी जहाँ भी आता है वो वही होता है, सेंट मतलब कि 100 पार्ट में उसको डिवाइड करना। तो जैसे सेंटीमीटर में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर होता है, वैसे ही 100 सेंटी स्टोक इजकल टू 1 स्टोक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें ये कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये कहता है कि शियर स्ट्रेस टाउ, शियर स्ट्रेस टाउ ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of shear strain, rate of shear strain. Shear strain is directly proportional to rate of shear strain. That means कि tau is directly proportional to rate of shear strain क्या था हमारा du by dy। तो यहाँ भी tau is equal to mu du by dy जो होता है यही होता है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ये म्यू क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। आप ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब एक नेक्स्ट होता है न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा भाई, नाम से ही पता है न्यूटोनियन मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो, जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो, मतलब कि जिस फ्लूइड में शियर स्ट्रेस और उसके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो फ्लूइड शियर और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं फॉलो करता है वो फ्लूइड कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये बहुत ही सिंपल था। द फ्लूइड विच फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द फ्लूइड विच डजंट फ्लो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आता है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। जब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन की बात होगी तो नेक्स्ट आता है आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। जनरली आप देखोगे आइडियल कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं, बट आइडियल एक्चुअल में होता नहीं। तो ऐसा कोई फ्लूइड होता ही नहीं जिसके अंदर की विस्कोसिटी ना हो। और आइडियल फ्लूइड क्या कहता है कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी हो ही नहीं, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी ना हो, मतलब कि वो अगर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करे तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना करे, ठीक है। तो ऐसा कोई रियल में फ्लूइड होता नहीं है। बट ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईज करने के लिए क्या करते हैं कि म्यू का वैल्यू 0 लेके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि आइडियल फ्लूइड कुछ होता है जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 0 होता है और वो विस्कोसिटी ऑफर नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और रियल फ्लूइड में क्या होता है कि म्यू एग्जिस्ट करता है, ये विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है, और ये जब एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये। तो दैट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब इस टॉपिक में एक बच गया है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब थ्योरी में बस एक ही बच गया, कंप्रेसिबिलिटी।
तो इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेते हैं, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेते हैं। इस पे मानते हैं कि एक प्रेशर P लग रहा है, ठीक है, एक प्रेशर P लग रहा है। इसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, तो V थी। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में इसी सिलेंडर को, ठीक है, इसी सिलेंडर को प्रेशर जो लगाते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इस पर प्रेशर जो होता है ये P प्लस dP करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम जो था वो dV से डिक्रीज करता है, dV से डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये अब नया वॉल्यूम कितना होगा, V माइनस dV, V माइनस dV, ये इसका नया वॉल्यूम होगा। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घटेगा। किसी भी गैस, अगर मान लेते हैं इसमें कोई गैस भरा हुआ है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, तो ये गैस और कंप्रेस होगा और ये इसका वॉल्यूम घटेगा। तो बल्क मॉडुलस को सबसे पहले बल्क मॉडुलस देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो शियर स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस को एक्चुअली प्रेशर भी क्या है, तो एक तरह का स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का इक्वेशन होता था, और प्रेशर का भी इक्वेशन वही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये काफ़ी प्रेशर इक्विवेलेंट है स्ट्रेस के। तो ये बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, तो पहले P था, अब P प्लस dP हो गया, तो चेंज कितना हुआ, dP। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की जहाँ भी बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था पहले, V, वॉल्यूम भी था, चेंज कितना हुआ, dV। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस dV बाई V, चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और ये माइनस साइन इसलिए हमने लगाया क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, जो ये चेंज हो रहा है वो वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। तो dP इज इक्वल टू माइनस dV बाई V, ये होता है K, ठीक है, ये होता है K बल्क मॉडुलस। अब इसी बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K, ठीक है। इस बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी अगर, अब क्या होगा कि अगर इस कंप्रेसिबिलिटी को देखते हैं हम, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, यहाँ पे देखो क्या था कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, जैसे हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घटा, गैस और कंप्रेस हुआ। लेकिन अब ये धीरे धीरे एक लिमिट होगा गैस के कंप्रेस होने का, उससे ज़्यादा वो गैस कंप्रेस नहीं हो सकता। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे वो गैस की कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जितना गैस प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस कंप्रेस होते जाएगा, और जितना कंप्रेस हो रहा है मतलब क्या कि अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो और कम कंप्रेस होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी घटती है। तो अगर प्रेशर के साथ इसका नेचर देखोगे तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है। बल्क मॉडुलस के केस में क्या होगा कि ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज करेगा। तो इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। अब इसको आप लोग थोड़ा सा, और ये आपके सिलेबस में नहीं होगा बट मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, बस 2 मिनट लगेगा। एक होता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस K, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस K फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखें,
थर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में P और K के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट। जहाँ भी आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा वो PV बराबर कांस्टेंट होगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो PdV प्लस VdP लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस मैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा। PdV प्लस VdP इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं PdV इजिकल टू माइनस VdP। अब ये माइनस dV बाई V इजिकल टू क्या होगा, dP बाई P। या फिर इसको अगर हम ऐसे लिख सके, ठीक है, P इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म नीचे ले जाए तो dP बटा में माइनस dV बाई V। ये कुछ देख के याद आ रहा है कि K का वैल्यू यही था। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P बराबर K होता है, प्रेशर जो होता है वो बल्क मॉडुलस के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक हुआ तब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा यहाँ पे, तो PB टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P और इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गामा इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 dV। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे लिख सकते हैं, या प्लस ये अब इसको कांस्टेंट मानते हैं, V टू द पावर गामा को कांस्टेंट मानते हैं और ये dP होगा। और यहाँ C को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से V टू द पावर गामा हम कांस्टेंट ले लेते हैं, V टू द पावर गामा कांस्टेंट लेते हैं तो P इंटू गामा इंटू ये डिवाइडेड बाई V, एक V नीचे बच जाएगा इसमें, क्योंकि V टू द पावर गामा माइनस 1 ही था, मतलब एक कम था और एक ज़्यादा हमने कॉमन लिया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। dV प्लस dP इक्वल टू 0। ये V टू द पावर गामा 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो इसको हम 0 कर सकते हैं, तो ये टर्म पूरा हमने हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया P इंटू गामा इजिकल टू माइनस dP डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा dV बाई B इज इक्वल टू K था हमारा, तो K इज इक्वल टू गामा इंटू P, जहाँ गामा क्या है, गामा को CP बाई CV भी लिखते हैं, गामा इक्वल टू CP बाई CV, मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव रिलेशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में K इजिकल टू P होगा और एडियाबेटिक प्रोसेस में K इजिकल टू गामा P होगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। तो होपफुली ये सारे टॉपिक्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से आपको बोलते हैं, आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए, जिससे कि वो मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आप इस चैप्टर के मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।